नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है कि गठबंधन धर्म जो देश में चल रहा है पिछले कई दशकों से, उस मामले में उस धर्म का निर्वाह करने में कांग्रेस की स्थिति क्या रही। कांग्रेस ने क्या अपर हैंड अपना इसमें पा दिया है या कांग्रेस इस मामले में कमज़ोर हुई है। अभी ये विषय दरअसल इसलिए चर्चा में आया, विमर्श में आया कि आज जो जम्मू कश्मीर में साझा सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में, उसमें कांग्रेस का कोई विधायक शामिल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने सत्ता से दूर रहने का निर्णय क्यों किया है, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो इस विधानसभा के चुनाव में जो एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, और तब हुआ कि जब वो इलाका केंद्र शासित है, उसने अच्छे परिणाम दिए। इसके बावजूद कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी करने से अपने आप को पीछे क्यों कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को सत्ता का लालच नहीं है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सत्ता में शामिल होकर के अपना फ़ायदा नहीं लेना चाहती, या कांग्रेस को डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, आने वाले दिनों में भविष्य में वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनका चरित्र कुछ ऐसा ही है कि जो बदलता रहता है। वो कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। ऐसे में एनसीपी के जो हमारे गठबंधन के नेता हैं उमर अब्दुल्ला साहब, अब तो मुख्यमंत्री हैं, ये कब पाला बदल दें ये किसी को नहीं मालूम। शायद कांग्रेस को भी नहीं मालूम और ख़ुद उमर अब्दुल्ला साहब को भी नहीं मालूम। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, जो आज 9 मंत्री अपने साथ रखे हैं, उसमें बड़ी सूझबूझ दिखाई है। उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायक को भी उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपा है। अब क्या विभाग सौंपा जाएगा वो आने वाले 24 घंटे में हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन ये प्रयोग अच्छा प्रयोग है। और मैं मानता हूँ जिस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने जुमला बना दिया था, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस गठबंधन की नई सरकार के मुखिया ने साकार करके दिखा दिया कि राज्य के विकास के लिए सबका साथ चाहिए, तभी सबका विकास हो सकता है। उसमें निर्दलीय भी शामिल हो सकते हैं, उसमें दूसरे दलों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जो पीडीपी है उसने भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बाहर से कांग्रेस की तरह समर्थन देने की घोषणा कर दी है। महबूबा मुफ्ती जिस गर्मजोशी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से जो उनका तारुफ हो रहा था, जिस ढंग से वो मिल रही थी, बातचीत कर रही थी, उससे लगता है कि उन्होंने अपनी इस पार्टी की स्थिति का आकलन कर लिया है और ये मान लिया है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो राजनीतिक दल होगा जो केंद्र के साथ बातचीत करके जम्मू कश्मीर की आवाम का जो हित है उसको साथ पाएगा। अब जम्मू कश्मीर की नई सरकार के सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि इस केंद्र शासित राज्य का जो दर्जा है, इससे मुक्ति पाके पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना, और दूसरा वो धारा 370 अनुच्छेद संविधान का जो है। तो अनुच्छेद 370 तो इतनी आसानी से हासिल होने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है और पीडीपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे हटाया ही है, तो वो तो देने से रही। लेकिन स्टेटहुड के मामले में हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब अगर हिकमत अमली से काम लेंगे, टकराव केंद्र से नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार जैसे बीच बीच में सिगूफे छोड़ती है मौके बेमौके चुनाव जीतने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए, तो ऐसा कोई सिगूफा छोड़ सकती है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस कर दे। लेकिन ये तभी संभव है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है कांग्रेस से एक सम्मानजनक दूरी बना ले, कांग्रेस के इशारे पर नाचे नहीं।
बाहर से समर्थन देना बड़ा खतरनाक होता है। हमने अतीत में भी देखा है, और केवल जम्मू कश्मीर में भी नहीं, अनेक राज्यों में देखा है कि जो राजनीतिक दल किसी सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं, वो अपने समर्थन की बैसाखी कब खींच ले ये किसी को पता नहीं होता। ये दिल्ली केंद्र की सरकार में भी होता रहा है, राज्यों की सरकार में भी होता रहा है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि 2 और 3 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे इसी बाहर समर्थन लेन देन के मामले में। कांग्रेस ने जिसको समर्थन दिया उसको दूसरे 4 महीने में चित कर दिया। यह जनता दल यू मान लीजिए, ये भी एक पार्टी है। अब पासवान साहब नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हैं, भाई भतीजे हैं, ये लोग भी बाहर से समर्थन देते हैं, कभी भीतर से समर्थन देते हैं, और कब छिटक के खड़े हो जाते हैं, इसका कोई खाड़ा नहीं, खाड़ा माने ठिकाना नहीं। तो ऐसे ही अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी सूझबूझ से ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार से बाहर रहे, ताकि उस पर ये आरोप न लगे जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को सत्ता लोलुप बनाते हुए कहते हुए थकते नहीं हैं। हर चुनाव में यही कहा है, हरियाणा में भी यही कहा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कहा, और आम चुनाव में भी यही बात हुई कि सरकार कांग्रेस तो सत्ता की भूखी है, बिना उसके रह नहीं सकती, उसको रात को सपने आते हैं सत्ता के, और इसलिए वो मोदी को कोसते रहते हैं, मोदी हटाओ का नारा लगाते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सत्ता का ख्वाब तो हर राजनीतिक दल देखता है। राजनीति में कोई भी दल ऐसा नहीं है कि जो खंजरी बजाने आया हो, रामधुन पर भजन करने आया हो। सबको सत्ता चाहिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बिना सत्ता के कोई भी राजनीतिक दल अपना काम, अपना एजेंडा पूरा कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है, और कांग्रेस के पास तो इसका लंबा अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे पर कदम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ा। अटल जी भी आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने पूरे कार्यकाल अपनी एक सरकार चलाई, लेकिन वो पार्टी के और पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस के एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। और ये जो हमारे माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी है, ये भी प्राणपण से लगे हुए हैं, लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्थिति में न कल थे न आज हैं। कल तो उनके पास, कल से मतलब 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था, और अब तो बहुमत है नहीं। अब तो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और ऐसी बैसाखी वाले राजनीतिक दल उनके साथ है जो हर महीने उनसे 1 पाउंड गोश्त मांगते हैं अपने हिस्से का, और वो भी इस शर्त के साथ कि खून न बहे, आपकी जांग से खून न निकले और 1 पाउंड गोश्त निकल आए। शेक्सपियर का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका एक किस्सा है। तो वो स्थिति भारत की राजनीति में हो रही है। नायडू साहब ने, आप देखिए, अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा था जाति जनगणना का, उसका समर्थन किया, जेडीयू ने भी किया, और उसके कुछ ही दिन बाद आप देखिए उनको कल या आज ही शायद जो ईडी ने एक मामला चला रखा था कौशल विकास निगम में भ्रष्टाचार का, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, 3-4 हज़ार करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें खुद चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, उन पर 371 करोड़ के हेरा फेरी लेन देन का आरोप था। ईडी ने इस मामले में नायडू साहब को 50-51 दिन जेल में भी रखा, तब बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत हुई। तब जगनबाबू रेड्डी की सरकार थी शायद आंध्र प्रदेश में। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने के लिए नायडू साहब ने अपनी बैसाखी भाजपा को दी, उन्हें आज क्लीन चिट मिल गई। इस क्लीन चिट से भारत की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। इस क्लीन चिट के अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी को, नायडू साहब को और हमारे नीतीश कुमार को क्या क्या देना पड़ेगा, ये उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है। जैसे जैसे इस सरकार की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे इस सरकार की समस्याएं बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, झारखंड में होंगे, फिर दिल्ली में होंगे, तो इन चुनावों में जो नतीजे आएंगे, वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश करेंगे कि वो अपनी सहयोगी पार्टियों को उनके हिस्से का 1 पाउंड गोश्त की किस्त लगातार देते रहें।
और जिस दिन ये मामला बंद हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करेगी, उस दिन आप मान कर चलिए, चाहे नायडू साहब हों, चाहे नीतीश बाबू हों, चाहे हमारे चिराग भाई हों, जो जलता हुआ चिराग है, कौन सा बुझता हुआ चिराग है जल किसी मजार का, तो वो भी किसी भी समय अपनी तेवर बदल सकते हैं, सरकार से हाथ खींच सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी समझदारी की बात की है। वो जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर हो गई है और उसने बाहर से समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी ये कांग्रेस इस चीज़ को दोहरा सकती है। हालांकि इसकी नौबत शायद ही आए, लेकिन अगर नतीजे जम्मू कश्मीर जैसे आते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, तो आप देख लीजिए कि वो वहाँ उद्धव ठाकरे गुट को, एनसीपी और जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के और जो दल है, उन सबको की सरकार बनाने में बाहर से समर्थन कर देगी। अभी यही हाल झारखंड में भी होने वाला है। अगर झारखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, तो हो सकता है अभी जो सीटों का बंटवारा होगा आजकल में, उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो और फिर भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो मुमकिन है कि कांग्रेस वहाँ भी सरकार को बाहर से समर्थन दे। बाहर से समर्थन देने के दो फायदे हैं। पहला तो यह है कि आप सत्ता में सीधे भागीदार नहीं हैं, इसलिए सत्ता के पाप जो होते हैं, जो भी उसकी नाकामियाँ होती हैं, उसका सीधा दायित्व आपके ऊपर नहीं होता। और दूसरे ये है कि आप स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब नैतिकता का तकाजा बता करके सरकार को गिरा सकते हैं और खुद दावेदार बन सकते हैं अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल हों। तो ऐसे में ये मानकर चलना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने, आम चुनाव से लेकर के और अभी हाल के पिछले साल के 3 विधानसभा चुनाव, 4 विधानसभा चुनाव और अभी फिर ये 2 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीति की है वो काबिले तारीफ़ है। देखिए, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये मत ले लीजिए कि मैं कांग्रेस का कोई प्रवाचक हो गया या कांग्रेस की पेरोल पर चला गया। मेरे लिए तो सत्ता प्रतिष्ठान में जो भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, टीडीपी हो, सब एक जैसे हैं। मुझे तो सत्ता प्रतिष्ठान की जो कारगुजारियाँ हैं उन पर आपसे बात करनी है, उन्हें उजागर करना है। तो मुझे तो कोई लाग लपेट है नहीं, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस ने जो निर्णय जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर रहने का लिया है वो काबिले तारीफ़ है। इतना तो संयम हर राजनीतिक दल को बरतना चाहिए कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी है, जिस राज्य का जनाधार जहाँ ज़्यादा है, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देना चाहिए और गाहे बगाहे अगर उसे कोई समस्या आती है तो उसका साथ भी देना चाहिए। कांग्रेस ऐसा कर रही है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कांग्रेस अपने इस वादे पर कि हम बाहर से समर्थन देंगे अडिग रहेगी। कांग्रेस को अगर लगेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने से उसका कल्याण मैदान में होता है, तो वो कांग्रेस ये काम भी कर सकती है। वो उमर अब्दुल्ला साहब का साथ छोड़ सकती है, लेकिन शायद अभी देश की जो परिस्थितियां हैं उनका ये तकाजा है कि कांग्रेस इस तरह का कोई कदम ना उठाए, क्योंकि इससे फिर कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है वो भंग होगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी हो जाएगी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आम धारणा बन गई है कि वो जिन सहयोगी दलों के साथ सत्ता में आती है, बाद में उन्हीं सहयोगी दलों को या तो तोड़ फोड़ देती है या ख़त्म कर देती है या उनके ऊपर ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह डाल के उनको इतना कमज़ोर कर देती है कि वो चूहे की तरह सिर झुकाकर भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिरी बजाते रहें। तो आज की स्थिति में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब कल से आप देखेंगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें बाकी युद्ध शुरू हो जाएगा। बाकी तो शुरू हो ही गया है। जो प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वायनाड से कांग्रेस ने घोषित की है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में बड़ी भौखलाहट है। और एक सज्जन जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो जिम्मेदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो प्रियंका गांधी को लेकर के जाने क्या क्या कह दिया।
अगर भारतीय जनता पार्टी में नारी शक्ति वंदना इसी तर्ज पर होती है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार नारी शक्ति वंदना की बात करती है। हालांकि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उन चुनावों में संसद में पारित जो विधेयक था जिसके तहत महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी नहीं दिया। प्रतिशत कुछ बड़ा है लेकिन 100% काम नहीं हुआ है। तो नारी शक्ति की वंदना भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। अगर होती तो वो प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का स्वागत करती। अगर वो नारी शक्ति वंदना के मूड में होते तो जो वसुंधरा राजे जी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में सबसे आगे होते मोदी जी और शाह साहब, लेकिन कोई नहीं है। उन्हें न अपने पार्टी की वसुंधरा राजे पसंद है और न कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा पसंद है। तो पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा आज हो चुकी है। कल से गुलाबी सर्दी आप महसूस करेंगे, लेकिन राजनीति में गुलाबी सर्दी का मौसम कब होता है? यहाँ तो लपटें चलती हैं, गर्माहट होती है, सरगर्मियाँ होती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये हमारे कार्यक्रम जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे, तो आप इन्हें लाइक करते रहिए, इन्हें शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अभी हमारे जो दर्शकों की संख्या है बहुत सीमित है, लेकिन मैं इससे निराश नहीं होता। मैं अपने मन की बात करता हूँ और वो बात कोशिश ये होती है कि जनगण के मन की बात हो, और ये बात कहीं ना कहीं दर्ज तो हो ही जाती है ताकि सनद रहे। आप अभी 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 25 लोग देख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब संदर्भ आएगा तो आप इस बातचीत को खंगाल के लोगों के सामने रख सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारा साथ दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम एक मित्र अगर 5 मित्रों को जोड़ दे तो ये कारवां और बड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।